खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगने वाले झटके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। सागर के बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने बीजेपी की सदस्यता ली है। राहतगढ़ में चुनावी सभा के दौरान सप्रे ने बीजेपी का दामन थामा है। तो देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, इससे पहले लगातार और इसके दौरान लगातार झटके लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और अब इसी सिलसिले में रामनिवास रावत, पारुल साहू के बाद अब एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है, निर्मला सप्रे। वो विधायक है बीना से और इसी के साथ अब सागर लोकसभा सीट का जो समीकरण है वो डगमगा सकता है। तो देखिए, बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का क्या कहना है, वो हम आपको सुनवाते हैं। बीजेपी कोई प्रयास नहीं कर रही। कांग्रेस में घोर निराशा का वातावरण है और वो लगातार उनके नेता, उनके विधायक, उनके प्रत्याशी, उनको लगता है कि अब देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है, तो हम भी इस धारा में और इस यात्रा में हम भी सम्मिलित हो जाएं। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब इसी सिलसिले में एक और नया नाम, निर्मला सप्रे। अंजलि, देखिए, कांग्रेस पहले से ही एक बुरे दौर से गुजर रही है और आज निर्मला सप्रे पूरी जो सागर में जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से एक बीना कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस में इस बार जीत के निर्मला सप्रे आई और करीब 6000 वोटों से कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक रहे हैं महेश राय, उनको हराया था। और निर्मला सप्रे और दोनों के बीच में, महेश राय के बीच में काफ़ी अनबन भी रही है। लेकिन अब मज़े की बात है कि दोनों एक ही पार्टी में नजर आएंगे। निर्मला सप्रे ने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, इसलिए वो बीजेपी में आ गई। तो भला ये एक दिन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पिछले 5 दिनों से वो गोविंद राजपूत के संपर्क में थी। भोपाल में उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद सागर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा सीट आती है, उसमें से इकलौती सीट बीना जो कांग्रेस पार्टी के पास थी, अब उसकी विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है। ऐसे में समीकरण डगमगा तो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, इकलौती वहाँ पे विधायक थी। ऐसे में जो बीना क्षेत्र है, बीना क्षेत्र से कांग्रेस को भरोसा था कि यहाँ से कुछ वोट शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में। और कई जगहों पे ये कोशिश की जा रही थी कि जो तमाम ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको मजबूत किया जाए, जिससे कि इस पूरे लोकसभा में एक बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस वहाँ पे कर सके। लेकिन निर्मला सप्रे के जाने के बाद से कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन जरूर होगा कि जो लंबे समय से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे। लेकिन सप्रे के जाने के बाद अब वो बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि निर्मला सप्रे अकेले नहीं गई हैं। कांग्रेस के कई ब्लॉक के बिल्कुल अकेले तो नेता नहीं जाते, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं और यही बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग गया बीना में भी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने जा रहा है, जिसको लेकर आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कई जनसभा को संबोधित किया है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी सीटें जीतकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, आज अंतिम चरण का जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा, आपने भी लगातार सभाएं की है, क्या कहेंगे, कैसा माहौल? बहुत अच्छा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का बहुत विश्वास प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से हम इस तीसरे चरण की सातों लोकसभा सीट जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। सभी हमारे नेता, वरिष्ठ नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय नीति नवीन जी हों, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी हैं, हमारे पवन साय जी प्रदेश महामंत्री संगठन, सभी का लगातार प्रवास बिना रुके बिना थके सभी लोगों ने मन प्राण से और प्रचार कार्य में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अच्छा, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपने 11 लोकसभा सीटों का दौरा किया है। अध्यक्ष जी, अलग अलग जगहों अलग अलग सीटों पर गए हैं,
क्या रिस्पांस रहा इस बार का और कैसा कैसा चुनाव देख पाए? बहुत अच्छा रिस्पांस है जनता का, और जनता ने भी मन बना लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक आखिरी सवाल है अध्यक्ष जी, अब तो आज चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, आने वाले दिनों में और दूसरे राज्य भी छत्तीसगढ़ के नेता जाएंगे क्या? जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी पड़ोसी हमारे राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी के जाने के। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आज प्रचार प्रसार तो थम जाएगा और 11 की 11 सीट वो जीतने वाले हैं, लेकिन दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि आने वाले जो चौथे चरण के चुनाव होने वाले उसमें आधा दर्जन से ज्यादा छत्तीसगढ़ के नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, क्या प्रदेश अध्यक्ष, क्या सीएम और क्या इन नेताओं के घर वाले, तमाम जो नेता परिवार वाले हैं वो भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय जशपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। कौशल्या साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद से ही लगातार पूरे क्षेत्र में एक्टिव हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता के बीच में उनकी खासी लोकप्रियता भी है। लोग उनके बेबाक भाषण को बहुत पसंद करते हैं और पूरे जशपुर जिले के लोग उनको मैडम सीएम के नाम से बुलाते हैं। कौशल्या साय ने कहा कि मातृशक्ति की जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता की है और उनके लिए योजनाएं लागू की है, उसके बाद भाजपा को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लाना समस्त महतारियों की जिम्मेदारी है। जनता पार्टी अनेक मुद्दों को लेकर चल रही है। सबसे पहला तो है मकान, जो मिलते मिलते रह गया था, मिल के कुछ वापस हो गया था, उसको शायद सरकार वापस लाई मोदी सरकार के माध्यम से। और दूसरा ये हुआ कि अभी सड़क की व्यवस्था हो रही है, इसमें इनको कहना नहीं है, उसको शासन देख रही है। जल की व्यवस्था शासन देख रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार देख रही है, तो पूरा चीज़ तो वो कर रही है। बस हमको इनको बताना केवल है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सा काम अभी बाकी है, उसको एक छोटा सा आवेदन के रूप में हमें जानकारी देने के लिए केवल आइए और आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और इत्मीनान रखिए। हम वो काम आज में तो कल पूरा कराएंगे। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को लगातार लग रहे झटकों की। ऐसे में अक्षय कांति बम भी फूटा था कांग्रेस पार्टी पर। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं, तो कांग्रेस में उनसे जुड़ी यादों की सफाई का दौर चल रहा है। बम के जो पोस्टर्स कभी कांग्रेस की शान बढ़ाया करते थे, अब वो दफ्तर से साफ किए जा रहे हैं। बम के इन पोस्टर्स की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार आखिरी चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव से संबंधित जानकारियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस में बातचीत करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री होने के नाते उनका पहला चुनाव है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें अब तक 66 जनसभा और 34 बड़ी बैठकों में शामिल होने का मौका मिला। चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत, और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है। लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी, ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का परिवार भी प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान गांव के लोगों से अपना वोट जरूर डालने की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर विस्तार न्यूज के संवाददाता विजय सिंह राठौर ने कार्तिकेय चौहान से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे सांची विधानसभा क्षेत्र में उनके अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं और ये पूरा चुनाव का जो चरण था सीधे तौर पर अंतिम चरण पर पहुंच गया है और प्रचार प्रसार का जो दौर है, क्योंकि कल चुनाव का जो प्रचार है वो थम भी जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हम बात करने की कोशिश करते हैं कार्तिकेय चौहान। कार्तिकेय जी, लगातार आप पूरे क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? एक तरफा माहौल है। जब परिवार का सदस्य चुनाव लड़ता है पारिवारिक माहौल होता है। मैंने पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रत्याशी एक नहीं 19 लाख है। 19.5 लाख प्रत्याशी स्वयं शिवराज सिंह चौहान बन के चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से सभी के सभी जीतने वाले हैं। लगातार आप पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, इस बार जो सामने कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, पहले भी आपके पापा के सामने चुनाव लड़े हैं, कितना अंतर देख रहे हैं? जब आप छोटे थे उनके सामने, अब तो शायद आप नहीं, अब उनका मैं सम्मान करता हूँ, इतने वरिष्ठ हैं वो। किसी भी प्रकार के अपशब्द बोलना उनके लिए उचित नहीं होगा। मैं किसी भी सभा में उनके लिए बोलता नहीं हूँ। मेरी विनम्रता से मेरा निवेदन है कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, वो तो बड़े हैं, सीनियर है। हमारी कांग्रेस की विचारधारा से हमारी लड़ाई है। जितनी सहजता से शिवराज जी से लोग मिलते हैं, मामा आप बोलते हैं उनको, भैया बोलते हैं, आपको कितना प्यार मिलता है जब क्षेत्र में जाते हैं? अब उनका बेटा होने के नाते जब लाडली बहनों ने उनको भाई बना दिया तो उनका बेटा होने के नाते मुझे भतीजे की तरह लाड़ करती है, भतीजे की तरह प्यार करती है। तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथी भी भांजे भांजी उनको बोलते हैं, मैं उनका भाई लगा। तो इस प्रकार का पारिवारिक प्यार लगातार मिलता रहता है। और ये तो सदातपुर में पहली बार यहाँ पे सभा को संबोधित करता हूँ, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में मेरे साथी नौजवान सभी आए और सबने सुना मुझे। मैं तहे दिल से सबके लिए आभारी हूँ। देखिए, मुरैना श्योपुर लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग को लीगल नोटिस मिल गया है। सीए प्रमोद गर्ग ने वकील के जरिए उन्हें यह नोटिस भिजवाया है। बीते दिनों रमेश गर्ग का एक लेटर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसी लेटर को लेकर उन्हें ये लीगल नोटिस भेजा गया है। 3 दिन में रमेश गर्ग से इस मामले में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर मानहानि की कार्रवाई की बात भी लीगल नोटिस में लिखी गई है। तो देखिए, जहां तीसरे चरण की सीट है मुरैना, 7 मई को मतदान होना है, उससे पहले बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग को ये लीगल नोटिस भेजा गया है, जिस पर उनसे 3 दिन में जवाब देने की मांग भी की गई है। बीती शाम जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान विक्की पहाड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। शहीद विक्की पहाड़े छिंदवाड़ा शहर के नोनिया करबल के रहने वाले थे। शहीद पहाड़े ने साल 2011 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। शहीद विक्की पहाड़े के बेटे की उम्र महज 5 साल है। बताया जा रहा है कि शहीद विक्की पहाड़े का शव उधमपुर से विशेष विमान से नागपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा, जिसके बाद नागपुर से विशेष वाहन से पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा लाया जाएगा, जहां नोनिया करबल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मुकेश तिवारी। मुकेश, छिंदवाड़ा के बेटे की शहादत हुई है, ऐसे में अब उनका पार्थिव शरीर कब तक वहां पहुंच जाएगा, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल उधमपुर पुंछ में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसमें छिंदवाड़ा का एक बेटा शहीद हुआ है, विक्की पहाड़े, जिसका पार्थिव शरीर कल विशेष विमान से, एयरफोर्स के विमान से नागपुर लाया जाएगा। नागपुर से विशेष एक वाहन तैयार किया गया है, जिसको गार्ड ऑफ ऑनर के पूरा शहर, जो नागपुर से शहर छिंदवाड़ा के बीच 120 किलोमीटर का जो सफर है, वो बाय रोड लेके आया जाएगा। वहाँ जगह जगह उनके स्वागत, उनका अंतिम संस्कार विदाई देने के लिए लोग एकत्रित होंगे। और उनका एक बेटा जो 5 साल का है, जिसका 2 दिन बाद बर्थडे है, वो 2 दिन बाद छिंदवाड़ा मिलने आने वाले थे अपने बच्चे से, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनको कल एक आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। अब उनके घर में 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक माता जी हैं। माता जी जो बुजुर्ग है, काफी परेशान, और बच्चे का जैसे उनको पता चला कि बच्चा शहीद हो गया है, तो वो बार बार बेहोश हो रही है। किसी से बात करने का प्रयास किया जरूर हमने, लेकिन बात नहीं कर पा रही हैं। वो एयरफोर्स के जवान छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, उनके घर में वो चर्चा कर रहे हैं कि कल जब पार्थिव शरीर लेके आएंगे तो आगे की जो
अंतिम विदाई इनको कैसे दी जाएगी, इसको लेकर चर्चा जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के। देश के तमाम जवानों को विस्तार न्यूज का सलाम है। अगली खबर शहडोल से। शहडोल में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने से भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां वारंट को तामील करने गए पुलिसकर्मियों पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रेत माफियाओं के गुर्गों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर भी मौत हो गई, जबकि एएसआई के साथ गए 2 पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की भी तलाश कर रही है। फरार आरोपियों पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम रखा है। जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है और जो उसके साथ एक पायलटिंग कर रहा था इनकी देखरेख के लिए, इसमें मुकदमा कायम हुआ है। और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसके विरुद्ध धारा 302, 34 और खनिज अधिनियम इनके अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। तीसरा आरोपी जो मालिक है इस ट्रैक्टर ट्रॉली का वो फरार है, जिस पर मेरे द्वारा 30,000 के नाम घोषित किया गया है। तो देखिए, शहडोल में रेत माफिया ने एएसआई की ट्रैक्टर चढ़ाकर जान ले ली। तो पोस्टमार्टम के लिए जब एएसआई महेंद्र बागरी के शव को ब्योहारी के सिविल अस्पताल लाया गया तो यहां भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर एएसआई के शव का जमीन में रखकर पोस्टमार्टम किया गया। अस्पताल के एक कोने में बनी मोर्चरी में खुले में ही जमीन पर रखकर एएसआई महेंद्र बागरी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। ये तस्वीरें देखिए आप। इस दौरान वहीं पर आप लोग भी खड़े थे, नजर आए। तो ये तस्वीरें शहडोल की है, जहां पर एएसआई को ट्रैक्टर चलाकर उनकी मौत हो गई और उसके बाद पोस्टमार्टम की इस तरीके की ये तस्वीर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पटवारी का कहना है कि एमपी में 3C का यानी कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। पटवारी ने एएसआई की हत्या को लेकर, जबलपुर में हुई लूट को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल बताया। पटवारी ने कहा कि जब वो इस सब मामलों में सवाल उठा रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन वो इन एफआईआर से डरने वाले नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में 3C का राज है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। मुख्यमंत्री जी को जब मैं कहता हूँ कि बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो वो मुझसे नाराज है। आज एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहडोल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है और जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी हो तो आप हो, और मैं सवाल उठाता हूँ तो मुझ पर एफआईआर करवाते हो। तो मैं इन एफआईआरों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। ये जो तस्वीर शहडोल से निकलकर सामने आई, ये कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा करती है। तो वहीं बात कर लेते हैं रीवा की। रीवा के गोविंदगढ़ से तिहरे हत्याकांड का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 25 साल की हसीना खान और उसकी 2 मासूम बच्चियों की देवर ने धारदार चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने दोनों बच्चियों के शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की मदद से पुलिस 2 बच्चियों के शव की तलाश कर रही है। एसडीआरएफ की टीम पुलिस की मदद कर रही है इस पूरी जांच पड़ताल में। तो वहीं अगली खबर इंदौर से। इंदौर की रहने वाली 10वीं की छात्रा उज्जैन में होटल की छत से कूद गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल छात्रा अपनी मां की डांट से नाराज होकर भाग गई थी और कुछ युवकों के साथ होटल में थी। इसी दौरान उसने होटल की छत से छलांग लगा दी। मामला खाराकुआं थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर उज्जैन की है। लोकसभा चुनावों में एक और जहां नेता वोटर्स को साधने में लगे हैं, तो वहीं मतदान प्रतिशत में गिरावट भी एक बड़ा मुद्दा है। वोटर्स को बूथ तक लाने की मुहिम तो प्रशासन खूब चला रहा है, लेकिन गर्मी के कहर ने प्रशासन की दिक्कतें कुछ हद तक बढ़ा दी हैं।
सबसे बड़ा खतरा गर्मी बन गई है। जिस सुलगती गर्मी में लोग बाहर जाने से भी कतरा रहे हैं, ऐसी गर्मी में लोगों को घर से बाहर लाना एक चुनौती से कम नहीं। लेकिन रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने इसका जिम्मा उठाया है। उन्होंने बताया कि केंद्रों में गर्मी से राहत के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए, चूंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए हमारा जो मेन टारगेट है कि लोगों को छाया मिल जाए, लोगों को ठंडा पानी मिल जाए, नींबू पानी की व्यवस्था की जा रही है, ORS कार्नर्स बनाए जा रहे हैं और साथ में मेडिकल की भी व्यवस्था कुछ न कुछ रहेगी। अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी आती है तो तत्काल हम उसको कर सकें। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने भी 7 मई तक तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट की बात कही है। देखिए, 7 तारीख को जो बस्तर संभाग में पानी की संभावना ज़्यादा है और रायपुर में भी हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन तापमान में गिरावट 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए अभी वर्तमान में क्या 42 ऑफ है, यानी 42-43 के आसपास है, तो 7 तारीख में 40 से 41 तक रह सकता है, यानी भारी गिरावट नहीं होगा। लेकिन जो है इसमें लोगों का गर्मी से राहत मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 चरणों के मतदान में लोग अपने घरों से बाहर सुबह और शाम निकले। उन दिनों तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन इस बार का पारा 42 से 43 डिग्री के पार है। ऐसे में मतदाताओं को मतदान केंद्रों में क्या सुविधाएं मिलेंगी, विस्तार से जानते हैं। मतदान केंद्रों में मिलेगी सुविधा ORS कॉर्नर, नींबू पानी भी मिलेगा, बड़े वाटर कूलर की सुविधा, पंडाल वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। मतदान केंद्र के अंदर भी होंगे कूलर, रेस्ट रूम भी बनाया गया, मेडिकल टीम भी रहेगी तैनात। और इन्हीं सारी सुविधाओं का जायजा लेने के लिए आपके अपने चैनल के संवाददाता रोहित मिश्रा खुद एक मतदान केंद्र पहुंचे। जब मतदाता शुरू में पहुंचेगा उसके लिए ORS की व्यवस्था की गई है और जब वो मतदान कर लेगा उसके बाद नींबू पानी के लिए व्यवस्था की गई। तो ये तैयारी देखिए, ये व्यापक स्तर है। एक मतदान केंद्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मी से बचाने के लिए ये जो है वो बनाए गए हैं जालियां हैं। ये जिस जालियों से जो गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर उसके मुकाबले अंदर का टेम्परेचर जो है वो शांत नज़र आ रहा है, कम नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर गर्मी से बचाने का विशेष फोकस है और मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसके लिए प्रशासन घर घर तक जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तोफ गर्मी, हाय गर्मी। देखिए, गर्मी तो है लेकिन प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में विस्तार न्यूज़ की अपील है आप सबसे कि वोट जरूर डालिएगा, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स।